जय हिंद दोस्तों, मैं निर्मल आप सभी का स्वागत करता हूं एनजे हिंदी एकेडमी पर। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस जैसे कि आप लोग जानते हो 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हमारे हिंदी को आधिकारिक भाषा मान लिया गया था। ठीक है, तो हिंदी ऑलमोस्ट भारत में 70% 60-70% लोग हिंदी को बोलते या समझते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। और हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ें लेके आया हूं। जो नए व्यूवर्स से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी तक यूजीसी नेट का आपको पूरी 10 यूनिट का कंटेंट पढ़ाने का आपसे वादा किया था। उसमें मैंने भाषा विज्ञान का पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया हुआ है। वहाँ पर भाषा की पूरी वैधानिक स्थिति मैंने बताई, तो आप जान चुके होंगे कि हिंदी 14 सितंबर को क्यों हम हिंदी दिवस मनाते हैं ना। जो लोग पढ़े हैं उनको तो पता है। दूसरा ये कि मैंने उसके आपको PYQs कराए 2018 से लगाकर 2025 जून 2025 तक। भाषा विज्ञान से जितने PYQ जितने क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको सोल्व करा दिया। चाहे आप यूजीसी नेट या बाकी स्टेट के TGT PGT की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे, सभी को फायदेमंद होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट 2 उठाया। यूनिट 2 में हमने इस बार ये किया है कि पहले हम PYQ लगाएंगे, उसके बाद हम कंटेंट पढ़ेंगे। आप उसके बाद फिर से एक बार इन वीडियो को देखना पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद। तो यानी कि आप 2 बार PYQ लगा चुके होंगे, तो आपका एक मोटा मोटा दिमाग में आइडिया बन जाएगा कि यार इस वाले टॉपिक से क्या पढ़ना है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, तो इसको अलग अलग टुकड़ों में हम बांट के इसके PYQs लगाएंगे। अभी जो है हम आदिकाल के PYQs लगा रहे हैं। कल की क्लास में मैंने 25 PYQs आपको आदिकाल के कराए थे। आज बाकी के जो बचे हैं हमारे वो PYQs कराएंगे। यानी 2018 से 2020 नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था वहां तक कुछ क्वेश्चन हमने लगा लिए थे। उसके बाद आज कंटिन्यू हम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि PYQs आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर हम तैयारी स्टार्ट करें तो क्या करें, मैं उनको 3 सलाह दूंगा। पहला, सिलेबस निकालो। किसी भी तैयारी करो, चाहे किसी TGT PGT कर रहे हो, किसी या नेट JRF की कर रहे हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहली सलाह भाई सिलेबस निकालो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दूसरा, कंटेंट, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट बेहतरीन कहां मिलेगा और कंटेंट का कैसे पता चलेगा, तो PYQs लगाओ। तो पहले PYQs लगा लो, फिर कंटेंट देखो, और फिर कंटेंट पढ़ने के बाद फिर से PYQs लगा लो। अगर ये 3 चीजें कर लिए तो उसके बाद जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा कि उस एग्जाम के लिए, है ना। तो ये चीजें मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, आप लोग जरूर इसको अपनाएं और जरूर इसको करें। ठीक है, चलो अब हम करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन शुरू। चलो, आज का हमारा क्वेश्चन है 26 वाला। उसमें है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। ये एक पंक्ति है खुसरो की। तो ये पूछा गया था कि उपरोक्त दोहा या ये पंक्ति अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कही थी। कुछ संदर्भ नीचे लिखे, आपको सही संदर्भ बताना है। क्या बोला उन्होंने? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। तो क्या उन्होंने अपने आश्रयदाता को नाराज होने पर यह कहा था? तो बिल्कुल भी नहीं कही थी ये बात। क्या उन्होंने संपत्ति को लूटे जाने पर कहा था? बिल्कुल भी नहीं कही थी। क्या उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था? बिल्कुल। आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उन्होंने जब हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के उपलक्ष्य में उन्होंने ये दोहा या ये पंक्ति कही थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, है ना। तो ये पंक्ति जो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कही थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन आप लगाओगे तो जब आप अमीर खुसरो को पढ़ोगे तो ये चीजें ध्यान रहेगी कि यार अमीर खुसरो की ऐसी पंक्तियां भी आती है ना। जब पढ़ोगे तो ये चीजें ध्यान रहेगी कि अच्छा हमने ये PYQs लगाए थे यार, ये आया था क्वेश्चन, है ना। फिर आता है हमारा 27 वाला क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। देखो मैं आपको बता दूं, जो नाथ है वो हमारे प्रकरण 2 में आदिकाल के प्रकरण 2 में प्रकरण 3 में रखे गए। प्रकरण 2 में सिद्ध साहित्य रखा गया, प्रकरण 3 में नाथों को रखा गया। अब नाथों की संख्या रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने दोनों ने 9 ही बताई है, लेकिन दोनों ने अलग अलग व्यक्ति किया, यानी कुछ व्यक्ति इन्होंने अलग बताए, कुछ व्यक्ति इन्होंने अलग बताए ना। इसलिए इन्होंने संख्या तो 9 ही बताई है, चाहे आप रामचंद्र शुक्ल की बात करो या फिर रामकुमार वर्मा की। लेकिन इनके जो 9 नाम है उन नामों में डिफरेंस, अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाथों की संख्या कितनी बताई इन्होंने?
इन्होंने 9 मानी और ये प्रकरण 3 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने जब पढ़ाऊंगा, जब बेहतरीन तरीके से आपको ये समझाऊंगा, ये नाम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या इन्होंने माना है। चलो, दब सहाव प्रयास, दब सहाव प्रयास यानी द्रव्य, शोभा और प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से कितने रूपांतरित किया है ना, किसने रूपांतरित किया? क्या वररुचि ने किया, क्या देवसेन ने किया, क्या पुष्पदंत ने किया, क्या माइल धवन ने किया? आपको बताना किसने इसमें से किया है ना। तो क्वेश्चन को जब ऐसे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आए तो इनको 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और फिर समझो कि यार ये चीजें किसने कही होगी, किस तरीके से कही होगी ना। तो आपको पता है कि दब सहाव और प्रयास यानी कि द्रव, शोभा और प्रकाश को गाथा, गाथा यानी किसी चीज को हम लिखते हैं ना कि जैसे वीर गाथा, तो हमने वीरों की गाथा लिखी है ना, तो इस प्रकार की गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो आपको बता दो कि ये जो करने वाले व्यक्ति है माइल धवन है, माइल धवल है। ठीक है, माइल धवल ने ये काम किया था, तो आपको इसमें आंसर क्या लगाना है? माइल धवल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्रंश या प्राकृत भास, अभ्रंश भी मैंने पढ़ाया है, प्राकृत भास भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, क्योंकि ये चीजें मैंने बताई। हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचना। देखो, ये तांत्रिक और योग बौद्धि जो है, इनको कुल मिला के सिद्ध कहा जाता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो सिद्ध साहित्य है या सिद्ध शाखा है, सिद्ध साहित्य शाखा में बौद्ध धर्म के जो तांत्रिक योगी थे उन्हीं को रखा गया, याद रखना। तो यानी कि तांत्रिक और योग मार्गी बुद्धों की बात हो रही है, यानी कि यहाँ सिद्धों की बात हो रही है कि सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का, यानी ये किसने आलोचना में कही थी? देखो, आलोचना यार सीधी सी बात है, आप 2 चीज दिमाग में बिठा लो। रामचंद्र शुक्ल का नाम देख लो सबसे पहले, क्या आ रहा है क्या? तो 99% क्वेश्चन आपके रामचंद्र शुक्ल के ही आएंगे। ठीक है, या फिर कुछ नहीं आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएंगे। हालांकि ये बात उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। ठीक है, और जब ये तांत्रिक योग मार्गी बुद्धों का है ना, इसका पूरे का मतलब है सिद्ध। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि सिद्ध कौन है या सिद्ध साहित्य की मतलब सिद्ध कौन थे? तो 84 जो सिद्ध हम मानते हैं, ये बौद्ध धर्म की तांत्रिक जो शाखा थी या तांत्रिक योगी जो थे, उन लोगों ने ही सिद्ध साहित्य, सिद्धों का अपना एक संप्रदाय बनाया था, है ना। तो ये इतना उन्होंने घुमा फिरा के बात कही, इसका आपको समझ जाना था कि क्या पूछ रहा है वो, है ना। तो ये जब पढ़ोगे तो ये सारी चीजें बताऊंगा कि वो चाहे कितना ही क्वेश्चन को घुमा दे, हमारा जवाब चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? आचार्य शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बात सही कही है, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर दिया गया कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। चलो, ये बात भी सही है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का जो ध्यान था वो बोलचाल की भाषा, यानी जो खुसरो ने अपने साहित्य में जो भाषा अपनाई वो लगभग बोलचाल की भाषा, यानी जो उस समय के जो समाज में जो भाषा बोली जा रही थी उसी का उन्होंने अधिक से अधिक प्रयोग किया। ये बात हमारी सही है। चलो, दूसरा आते हैं, खुसरो का लक्ष्य जनता को मनोरंजन करना था। ये बात भी सही है कि खुसरो के जब साहित्य को या उनकी रचनाओं को पढ़ते तो हमें लगता है कि ये जनता को मनोरंजन करना चाहते थे। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ये बात भी सही है कि ऐसा हमें लगता है उनके साहित्य को पढ़कर या उनकी बोली को लगकर, है ना। खुसरो धर्मोपदेश थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए थे। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही हो जाएंगे हमारे। नीचे आंसर देखते, क्या 1, 2, 3 आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है? 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करा देता हूं, इसने पूछा क्या एक्चुअल में ना, आप इतना कंफ्यूज ना हो इसमें। उसने पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में, यानी जो अपने शुक्ल जी है उन्होंने खुसरो के बारे में क्या कहा है ना। तो ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि शुक्ल ने खुसरो के बारे में क्या कहा है। तो इसमें बताया गया कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। बिल्कुल सही बात है। कबीर की जो भाषा थी वो लगभग थोड़ी सी टिपिकल टाइप सद्दू ककड़ी जिनकी भाषा को हम कहते हैं,
होती, लेकिन खुसरो ने आम जन की जो बोलचाल थी उसी भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, ये भी सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो बिल्कुल ये बात हमें देखने को मिली कि यार जो समाज में जो बोलचाल की भाषा थी वो लगभग उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें सही है, यानी 1 2 3 इसमें सही है ना। चलो आगे आते, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से। मैं फिर बोल रहा हूँ, अमीर खुसरो के बारे में कितने क्वेश्चन आदिकाल से आ गए, कितने क्वेश्चन। अब भाई इतने क्वेश्चन अगर आदिकाल से अमीर खुसरो के बारे में आ रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि खुसरो को पढ़ना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है ना। तो ये आप लोग दिमाग में अच्छे से बिठा लो अब कि अगर आदिकाल पढ़ा और खुसरो को नहीं पढ़ा तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ था, गलत बात है। वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। वो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे अमीर खुसरो। वे ईरान और भारत को फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। चोटी के कवियों का मतलब होता है, चोटी के कवियों का मतलब होता है कि उस शीर्ष पर बैठने वाला, कि जो भारत और ईरान के बीच में जो फारसी में लिख रहा था वो उन व्यक्तियों के शीर्ष पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है? वो अमीर खुसरो। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो सही है। चौथा भी देख लेते क्या है इसका आंसर। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझ में कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा ना। 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये आपको बताना था खुसरो ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो जब खुसरो को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या कहा खुसरो ने, है ना। फिर आता चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। ये याद रखो कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ये मैंने आदिकाल में जिन बच्चों को पढ़ाया है उनको पता है, और जिनको पढ़ाने वाला हूँ अभी यूट्यूब पे उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ चंद्रबरदाई ने खुसरो मतलब पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया। देखो अगर आप लोग मेरे नोट्स देखोगे ना, हालांकि मैंने अभी यहाँ ऐड नहीं किया, लेकिन जो बच्चे इसको देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि मैंने नोट्स में ही ये चीज़ें ऐड कर दी है। और ये शॉर्ट नोट्स में मैंने बनाया ही ऐसे कि रचनाकार, उसकी रचना, फिर उस रचना को कितने, जैसे पृथ्वीराज रासो जो है वो 69 समय सर्ग में बांटी गई है ना, समय सर्ग में बांटी गई, तो वो मैंने दिया है। फिर उसके बाद वो किस छंद में या किस काव्य के रूप में लिखी गई ये मैंने वहाँ पर दिया है। यानी कि मैंने हर चीज़ को एक पूरी टेबल के साथ बना के दिया है बच्चों को। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब जो बच्चे देख रहे हैं मेरे से पढ़े हुए उनको पता चल रहा होगा कि यार हाँ इस तरीके से चीज़ें सर ने जो हमें, जब मैं करा रहा था बच्चे कह रहे सर ऐसा भी होता है क्या, ये चीज़ें आती है क्या। देख लो भाई, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया भी है, क्रॉस चेक करना हो तो देख लो। नेट दिसंबर 2021 की प्रथम पाली में क्वेश्चन आया था, जाओ और सर्च करो आया या नहीं आया था। अगर आपको ये भी ट्रस्ट बनने में दिक्कत आ रही है तो आपको मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी सही है। कवित छंद में उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, कवित छंद में, याद रखो, ठीक है। चलो फिर आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है। ये भी बताया हुआ है, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। जन धर्म सूरी है, सुमति गण है, मनु जिन विजय है, या आसंगु है। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन है मेरे भाइयों, अरे बोलो। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? आसंगु है। कितनी बार कहा था, याद कर लो। याद नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं गलत करके आओगे ऐसे, है ना। चलो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। अब आपको इनके जन्म के आधार पर इन कवियों को जमाना है या बताना है कि कौन सा कवि पहले आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से आएगा। तो आप मुझे बताओ, लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र और पुष्पदंत, ये मैंने आदिकाल में जिन बच्चों को पढ़ा दिया, यानी देखो यूट्यूब पे मैं भी पढ़ाऊँगा। यूट्यूब पे मैंने आदिकाल को हाँ पढ़ा जरूर दिया है जून 2025 में, और ये सारे शॉर्ट नोट्स बना के भी दिए थे। और जब मैंने वादा भी, मतलब मैंने आपसे प्रूफ के साथ बताया भी था कि देखो हमारे शॉर्ट नोट्स से ही एग्जाम में लगभग 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन आ गए हैं। तो वो वीडियो भी यूट्यूब पे पढ़ा इसी चैनल पर, और वो वीडियो भी पढ़े जिन पे मैंने बताया, मतलब क्लास ली थी, समझाया था, है ना, वो भी पढ़े थे। तो आप देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो, और वो नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे शॉर्ट नोट्स में, ठीक है।
चलो, तो आपको बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। देखो, आपको पता है स्वयंभू सबसे पहले आए थे, स्वयंभू सबसे पहले आए थे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सही सोल्व करने की एक ट्रिक मैं बताता हूं, आज एक ट्रिक लेके जाना, कभी कोई एग्जाम में गलत नहीं करोगे यार। देखो, आपको इन चारों में से चारों का नहीं पता कि कौन किसके बाद आया, लेकिन आप इन चारों को देखकर ये जरूर बता सकते हो कि सर स्वयंभू सबसे पहले आए थे ना। तो मैं कहूंगा कि चलो स्वयंभू को सबसे पहले लगा लो। नीचे देखो, क्या पहले नंबर पे दूसरा मतलब दूसरा सबसे पहले आ रहा है क्या? एक ही ऑप्शन में आ रहा है सर। तो आप मेरे हिसाब से आंख मिच कर इसको लगा दो, ये सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि अगर स्वयंभू सबसे पहले यहाँ किसी और ऑप्शन में नहीं आ रहे तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। फिर ये लगा दो, फिर उसके बाद लुईपा आते, फिर उसके बाद पुष्पदंत आते और उसके बाद हेमचंद्र आते। ये हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया? देखो, किस काव्यधारा में यानी कौन से साहित्य में, काव्यधारा यानी कौन से साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर। अब यार ये चीजें मैं पढ़ा कर आपको थक चुका हूं, बता बता के कि ये महासुख और ये सहज भोग मार्ग, ये सब बुद्धों की बात है, ये सब बुद्ध ने किया था। और बुद्ध का कौन सा यहाँ पर मिलता है हमें? सिद्ध साहित्य। क्योंकि अरे इन्होंने अलग साहित्य जरूर बनाया सिद्धों ने बुद्ध से अलग होकर, लेकिन है तो बुद्ध ही, तांत्रिक योगों को ही हम बुद्ध कहते हैं। तो कुल मिला के देखो, यहाँ बात को घुमा फिरा के बताया था, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाता सिद्ध साहित्य। इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत लेने की जरूरत थी नहीं। चलो, आज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं रामचंद्र शुक्ल की बुक से हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि आयोग ऑथेंटिक भी से मानता है और पूछता भी इससे, है ना। तो याद रखना ये, इसलिए इस वाली बुक से मैं आपको अधिक से अधिक चीजें पढ़ाता हूं, है ना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है, क्या है? एक कवित के रचिता है, हिंदी के प्रथम कवि है, केवल दुहा और तोमर के रचिता है, या व्याकरण में पारंगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये क्या है आपको बताना है ना। तो देखो, नीचे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आपको बताना है कि ये बात तो सही कि रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही हो जाएगा। फिर उन्होंने इनको व्याकरण का पारंगत भी माना है। क्या माना है? व्याकरण का पारंगत भी माना है। तो ये बात भी हमारी सही है कि हाँ, ये व्याकरण के हमारे पारंगत व्यक्ति भी है, ठीक है। तो भाई ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों, अगर ये चीज़ें सही लग रही है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो कमेंट करो। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका भी ये होता है कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुझे बताना, देखो 2022 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2022 का क्वेश्चन है ना। तो इसमें पूछा ये गया था कि उसने एक पंक्ति दे रखी थी और उस पंक्ति का अर्थ आप इसमें दिया था ना कि भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जेत तू वय सिंह जय भग्गा धरु इतु। इसका मतलब ये था कि एक वो बोल रही कि भला हुआ जो मेरा पति मारा गया। क्या हुआ? मेरा पति मारा गया, मैं खुश हूं इससे कि वो मार गया। क्यों? क्योंकि मैं लज्जा से यानी अपनी खुद की इंसल्ट कराने से बच गई। इसका ये पूरा है ना। तो इसमें क्या क्या बताया गया और क्या क्या सही है इसमें, ये आपको बताना है। तो ये कहती है बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया यानी मेरा पति मारा गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, है ना, कंतु यानी कंत मारा गया। तो ये हमारा अर्थ इसका निकल रहा है। फिर आता लज्जे तू वयंसी हो जय भग्गा धरु एंतु। इसका मतलब है कि हे बहना, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं। हे बहना, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई है। तो ये अर्थ आपको बताना था कि इसका अर्थ क्या आ रहा था उस पंक्ति का। तो ए और डी में इसका आंसर आ रहा था। ए और डी कहीं आ रहा है कि आपको ऑप्शन नंबर ए में आपका ए और डी आ रहा है। सितंबर 2022 की पहली पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो इस प्रकार से कुछ कवियों की पंक्ति देकर उन पंक्तियों के अर्थ भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें इसमें होती है। ओके, चीजें क्लियर हो रही है यहां तक? ओके, अरे बोलो भाई, चीजें समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं।
देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद, ये आपको पता है कि देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाइम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था। अब देवगिरी को जब चामुंडराय जीत के आया था तो पृथ्वीराज को उन्होंने किस बात के लिए प्रेरित किया था, ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, या मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। किसके लिए उसने यहाँ पर आपको ये किया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए और रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी के नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए ना। इसमें रेवा तट पर मृगया के लिए उन्होंने किया था। किसके लिए किया था? रेवा तट पर मृगया के लिए उनको मनाया था, है ना। किसने मनाया था? ये मैंने क्वेश्चन में आपको बताया है कि चामुंडराय ने पृथ्वीराज को इसके लिए मनाया था। चलो फिर आता है गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग। ये अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, याद रखना। और अमीर खुसरो की पहेलियों से क्वेश्चन आता ही आता है कि गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इसका मतलब है अरहर। क्या है? अरहर, यानी तुअर की जो दाल होती है उसके लिए उन्होंने एक ये बनाया था कि गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, यानी केसरी रंग की होती है, पीले पीले रंग की, काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। अरहर को उन्होंने ये उनकी पहेलियाँ हैं, ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो की सारी पहेलियाँ याद होनी चाहिए। देखो आप लोगों को विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। विद्यापति की जो पदावली है, आपको पता है कि विद्यापति ने पदावली लिखी, उसमें मुख्य वर्णित विषय क्या है? राजनीतिक द्वंद्व है, वही संधि है, पुरुष परीक्षा है, या अनमेल विवाह है। तो विद्यापति की जब पदावली आप पढ़ते हो तो उसमें आपको दो चीज़ें मिलती है। एक तो वय संधि मिलती है और एक अनमेल विवाह की बात मिलती है। बी और डी कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि वय संधि और अनमेल विवाह आपको विद्यापति की पदावली में देखने को मिलता है। फिर आता पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गमावे। हे वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं वह है नार, नार नहीं वह है नार। यह पहेली का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको बताना है। अमीर खुसरो की पहेलियों से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ये याद रखो इनकी जितनी पहेलियाँ है ना। मैंने अपने जो टाइप किए नोट्स उसमें सब कुछ दिया हुआ भी है, तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ो, समझो और अच्छे से आंसर करो कि अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उसको आपको करना है। ठीक है, बताओ क्या है इसमें, इसका आंसर दो। अरे आग होता है ना, आंसर क्या होगा? आग ही होगा। बताओ, आग ही होगा। क्या होगा? आग होगा ना कि पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे। अरे आग होगा, यानी कि आप जैसे देखते हो ना चिमनी में या जो हमारे दीपक में बत्ती होती है तो उसमें जो आग जलाते हम आगे, तो उस बत्ती जो तेल होता है वो तेल पूरी वो बत्ती खींच लेते ना। तो यही तो हो रहा है कि पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे। हे वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं वह है नार, यानी कि वो पूरा वो पी जाती है, तो आग इसको कहते हैं। तो कौन पी रही है? आग पी रही है। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? रेवा तट समय में, रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का एक समय सर्ग है, उसमें गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? तो पहला देखते, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिकाएं देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया था। ये बिल्कुल बात सही कि जब पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को बंदी बनाया था तो उन्होंने कई हाथी घोड़े देकर इसको बंदी से छुड़ाया था। तो पहली पंक्ति सही है ना। खूब खा और दूसरों सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया था। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान अपने घर भेजा था। ये भी सही बात है कि जब उन्होंने बाद में उसको ससम्मान भेजा था, पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को ससम्मान ही घर भेजा था, सुलह और शांति स्थापित करके। पृथ्वीराज के ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया था। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसी कोई बात इसमें इस रचना में हमें नहीं मिलती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है ये सही होगा, ए और सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो रचना है चंद्रबरदाई की, उसमें रेवा तट समय जो है हमारे यहाँ पर, उसमें और क्या दे रखा है? तो रेवा तट समय के तथा
पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित्त संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्त के लक्षणों से नहीं मिलते, कवित्त संज्ञान वे छंद है। ये पंक्ति मतलब ये किसमें कहा गया है, तो ये बात जो है हमारी छप्पई छंद में कही गई है, यानी ये छप्पई की है। कवित्त संज्ञान वे छंद है, जो छप्पई छंद होते हैं उन्हीं को कवित्त की संज्ञान दी गई, यानी जो कवित्त छंद है उनको किसकी संज्ञा दी गई, संज्ञा यानी किससे तुलना की गई है, छप्पई छंद से की गई है। मैंने आप लोगों को पृथ्वीराज रासो के हर समय सर्ग में कौन सा छंद प्रयोग किया गया ये बकायदा मैंने आपको बताया हुआ है ना। और रेवा तट समय सर्ग मतलब एक उनका समय सर्ग है, 69 समय सर्ग में पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, याद रखना है ये रचना है ना। और इस तरीके से क्वेश्चन आते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 चरणों का सही क्रम क्या होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर पता है क्या बताना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के जो 4 प्रकरणों में बांटा है उन प्रकरणों को सही क्रम में बताना है। तो क्या मैंने आप लोगों को प्रकरण फर्स्ट में ये नहीं बताया सामान्य परिचय, तो ऑप्शन नंबर बी पहले आएगा, तो पहले ही यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा ना बी पहले, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, और लगा भी रहे हो तो इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद क्या होगा, अभ्रंश काव्य बताया गया था प्रकरण 2 में, प्रकरण 3 में देशभाषा काव्य और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं बताई गई थी। सीधी सी बात है, अभ्रंश काव्य में सिद्ध साहित्य लिखा गया, देशभाषा काव्य में नाथ साहित्य और ये चीजें बताई गई, और फिर फुटकल रचनाएं। तो इसमें बड़ी बात कहाँ है मेरे भाई, ये तो आप ऐसे भी 4 प्रकरण बता सकते हो, या सबसे पहला प्रकरण भी याद होता तो भी आंसर सही हो जाता। मतलब इतना टफ चीजें भी नहीं दी जाती है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है यहाँ पर, है ना। चलो, और ये प्रकरणों से क्वेश्चन भी आ गए। अब देख लो रे देखने वाले बच्चों, तुम कहते हो ना सर ये प्रकरण भी याद करेंगे क्या, ये भी याद करना पड़ेगा, कौन सा कितने प्रकरणों में बटा रहे, देख लो ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, जो इस पिछला क्वेश्चन है कब पूछा गया था, चलो बता देते भाई, चेक कर लेना तुम लोग। नेट सितंबर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था यूजीसी नेट में द्वितीय पाली में। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन आते, तुम लोग याद नहीं करते, जब कहते तो अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इसीलिए मैं सबसे पहले अब आपको पीवाईक्यू सोल्व करा रहा हूँ, उसके बाद में आपका कंटेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब कंटेंट पढ़ाता हूँ बच्चे बहुत कमेंट करते हैं अरे सर ये थोड़ी ना आता होगा, ऐसा थोड़ी ना पूछा जाता होगा, इतना डीप में पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई ये बेसिक है, ये डीप नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आता है क्वेश्चन और आएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाइयों। चलो, जो न्यू व्यूअर्स है आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कंटेंट पूरे पीवाईक्यूज, पूरी टेस्ट सीरीज, पूरा कंटेंट, पूरी क्लासेस फ्री मिलेगी। बस आपसे एक ही चीज़ चाह रहे हैं गुरु दक्षिणा में, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना जहां तक ये पहुंच पाए, जिन बच्चों को ज़रूरत है एक्चुअल में। क्यों ही पैसे खर्च करना जब सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसिन जपो अवट्टा, ये पंक्ति है, ये पूछा है किसने कहा था ने, मार्च 2023 में क्वेश्चन आया था कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसिन जपो अवट्टा। बताइए किसने कहा था ये मेरे भाई, बोलो। अरे विद्यापति की पंक्ति है या नहीं है, बोलो यस या नो। विद्यापति की पंक्ति है ना ये, कि देसिन बैना सब जन मिट्टा ते तेसिन जपो अवट्टा। ये किसकी पंक्ति है, विद्यापति की है। प्रातः सिद्ध और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। सिद्ध और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्या शुक्ल जी ने कहा, क्या नंदलाल वाजपेयी ने कहा, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सब शुक्ल ने कहा, क्योंकि सब कंटेंट ही वो लोग किस बुक से बनाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से बनाते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके आदिकाल से एक बात बता रहा हूँ, आदिकाल से जितने क्वेश्चन आएंगे अगर उसको 100% मान के चलो ना, तो उसमें से हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने क्वेश्चन आएंगे, मान लो हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 क्वेश्चन आए, तो उसमें से मान के चलो कि 7 क्वेश्चन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक में कंटेंट दिया है वहीं से पूछेगा। 3 क्वेश्चनों किसी और की बुक से पूछ सकता है, थोड़ा सा कंटेंट अलग हो सकता है, लेकिन 7 क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको, है ना। और ये आप उठा के देख लो, अभी मार्च 2023 तक के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं यहाँ पर।
हाँ, अब इसके बाद हमारे 24 और 25 के क्वेश्चन बचे। 24 और 25 में मिलाकर 5 पेपर होते हैं और 5 पेपर में से आदिकाल में से लगभग 4-5 क्वेश्चन ही, 5-6 क्वेश्चन ही बनते हैं ना। तो ये क्वेश्चन मैं भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं लेके आ जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को एक मेरी मुहिम कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कुछ कमेंट जरूर करना। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, है ना। और आप सभी लोगों को फिर से एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंदी।